Today we will discuss the remaining symmetry elements which were discussed in previous video. सिमेट्री एलिमेंट्स के हमारे पास ये पॉइंट रह गए थे जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे, वो हम आज देखेंगे। लास्ट वीडियो हमने आइडेंटिटी देखी थी और रोटेशन CN को देखा था हमने। द मिरर प्लेन, द रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस, द सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन सेंटर, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर प्लेन की। तो मिरर प्लेन को रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसे पहले आपको बता दूँ, सिग्मा से। इट इज़ रिप्रेजेंट एज सिग्मा इफ़ रिफ्लेक्शन ऑफ, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इफ़ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल थ्रू अ प्लेन प्रोड्यूसेस एन इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन, द प्लेन इज़ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री से क्या मुराद है, इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन जो है हम एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है, कि क्या इंडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन बनेगी, किस तरह प्लेन हमने इसमें सेट करना है, किस तरह हमने मॉलिक्यूल को कट करके देखना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हम अब डिस्कस कर लेते हैं मॉलिक्यूल के थ्रू। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, ये एक एटम है कोई भी, और ये इसके साथ 3 एटम अटैच एक ही प्लेन पे मौजूद है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमारे पास ये होता है, हम अगर इसको किसी स्पेसिफिक प्लेन से कट करें, सपोज़ हमारे पास ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है और ये जी प्लेन है। अब इसको हमने जो कट किया हुआ है वो एक्स एंड जी प्लेन से कट किया हुआ है, एक्स जी प्लेन से कट किया हुआ है। इस मॉलिक्यूल को जब हम एक्स जी प्लेन से कट करते हैं तो ये हाफ मॉलिक्यूल अपर साइड पे चला जाता है, हाफ मॉलिक्यूल इस प्लेन में लोअर साइड पे आ जाता है। अब अगर आप देखेंगे कि हाफ मॉलिक्यूल जो होगा वो दूसरे हाफ के सेम मॉलिक्यूल के जैसा होगा, तो इट मीन्स इसके अंदर रिफ्लेक्शन मौजूद है या मिरर प्लेन इसके अंदर मौजूद है। इसको हम सिग्मा से डोनेट करते हैं। अब सिग्मा वी भी होता है, कहीं किसी जगह सिग्मा एच भी होता है। सिग्मा वी से क्या मुराद है, सिग्मा एच से क्या मुराद है, वो हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्मा एच की। If the plane lies perpendicular to the vertical principal axis, अगर प्लेन हमने जो सेट किया है वो वर्टिकल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इट इज़ डोनेटेड बाय द सिंबल सिग्मा एच। तो इसको हम सिग्मा एच से डोनेट करते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन वो है कि जिस रोटेशन पे मैक्सिमम फोल्ड्स आएंगे। अभी हम आगे जब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, उसमें हमने देखा था कि हम CN की वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसमें प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होता है, जिस पे मैक्सिमम रोटेशन हो। तो अगर हमारे पास प्लेन जो हमने सेट किया है वो उसके परपेंडिकुलर होगा जिस जगह से हम रोटेट करा रहे हैं, तो ये वैल्यू आएगी सिग्मा एच। इफ़ द प्लेन कंटेन द एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन, अगर हमारा प्लेन जो सेट होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हम रोटेशन करा रहे हैं, तो उसको सिग्मा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल के पास हमें पता है ये 120 रोटेट करने के बाद सेम पहले जैसा मॉलिक्यूल हो जाता है। तो इसके अंदर C2 की सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है, सिमेट्री ऑपरेशन C2 का। अब अगर हम इस प्लेन को इसी डायरेक्शन में, जो हमने जो इस वाली डायरेक्शन इसको पकड़ के रोटेट करें और इसी डायरेक्शन में प्लेन को सेट कर दिया, तो इट मीन ये सिग्मा वी है। तो इसके अंदर सिग्मा वी मौजूद है, यानी उसी के साथ वर्टिकल आपके साथ उसी के साथ उसी प्लेन में मौजूद है जो हमने देखा। इफ़ द प्लेन कंटेन द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस में ही प्लेन मौजूद है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है जिधर से हम इसको रोटेट कर रहे हैं, सिर्फ इसी जगह से ये 120 डिग्री एंगल पर रोटेट करने के बाद बिल्कुल सेम पहले जैसा मॉलिक्यूल बन जाता है, तो ये इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस है। और किसी डायरेक्शन से देखेंगे तो हमारे पास 120 डिग्री से कम की एंगल नहीं रोटेशन हो। तो उसी डायरेक्शन में अगर हम प्लेन को सेट करें तो हमारे पास ये हाफ डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास मॉलिक्यूल पहले जैसा ही हो जाएगा। इसको एक से ज़्यादा किसी के अंदर सिमेट्री ऑपरेशन हो सकते हैं, हम एक से ज़्यादा जगह से भी रोटेट कर सकते हैं। हम दूसरा देखते हैं इसमें, अगर हम इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तब भी हमारे पास यही होगा, और ये हमारे पास हमने इसी डायरेक्शन में हमारे पास प्लेन भी आ रहा है, तो इट मीन्स कि इसके अंदर सिग्मा वी मौजूद है। सिग्मा वी बार हम बिल्कुल, अगर मॉलिक्यूल को कट करें तो हम इसको सिग्मा वी बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल को, टोटल मॉलिक्यूल को एक ही प्लेन में कट नहीं करें तो हम सिग्मा वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसके अंदर दो हमारे पास सिग्मा मौजूद है, 2 पॉइंट ऑफ सिमेट्री मौजूद हैं, तो हमारे पास
दो पॉइंट ऑफ मिरर प्लेन मौजूद हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं सिग्मा डी से। वो दो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास सिग्मा वी ये वाला मौजूद है, एक सिग्मा डी। अब देखेंगे कि इसको अगर हम कट करते हैं तो इसका अगर हम मिरर इमेज देखें, मिरर इमेज मतलब मिरर में बनने वाला इमेज, अगर हम इसको कट करने के बाद इसके अंदर इसके बीच में मिरर रख देते हैं, सेट करें एग्जांपल ले रहे हैं कि हम इसके बीच में इस मॉलिक्यूल को कट करने के बाद मिरर रखते हैं, तो इसका मिरर इमेज इस मिरर के ऊपर इस जगह बनेगा, और बैक साइड वाले मॉलिक्यूल का मिरर इमेज इस जगह हमें डायरेक्शन में नजर आएगा, और हमें मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम पहले जैसा नजर आएगा। इसी तरह हमारे पास इस मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, अगर हम हाफ कट करके इसको किसी मिरर के साथ सेट करते हैं तो हमें उसका मिरर इमेज सेम टू सेम नजर आएगा, जिस तरह पहला मॉलिक्यूल था। तो इसके अंदर दो फोल्ड एक्सेस मौजूद है, इस वजह से इसको सिग्मा डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप सिग्मा वी लिखेंगे तो भी ठीक है, सिग्मा डी लिखेंगे तो भी ठीक है। अब इसी तरह एग्जांपल लेते हैं XeF4 को। XeF4 को अगर हम इस डायरेक्शन से रोटेट करें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो रोटेशन आती है वो इसी से आती है। 90 डिग्री पे रोटेट करने के बाद ये पहले जैसा मॉलिक्यूल बन जाता है। ये 90 डिग्री पे रोटेट करने के बाद ये मॉलिक्यूल इसकी जगह पे चला जाएगा और ये मॉलिक्यूल इसकी जगह पे आ जाएगा, और हमारे पास मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम पहले जैसा नजर आएगा। और अगर हम इस डायरेक्शन से रोटेट करें इसको, तो इसको 120 डिग्री पे रोटेट करने के बाद ये वाला मॉलिक्यूल बैक साइड पे चलेगा और बैक साइड वाला फ्रंट पे आ जाएगा, और फिर ये मॉलिक्यूल पहले जैसा आएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास वो एक्सिस होता है जिसमें मैक्सिमम हमारे पास जो है वो C की वैल्यू हो। तो C4 हमारे पास मैक्सिमम, हम इस वजह से इसे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर करते हैं। अब मिरर प्लेन अगर हम इसको देखें तो मिरर प्लेन हमारे पास इस जगह से कट करने के बाद हमारे पास मिरर जो इमेज बनेगा वो एज सच पहले जैसा होगा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के हॉरिजेंटल मौजूद है, तो ये आप देखेंगे वर्टिकल मौजूद है, तो आप ये देखेंगे इसको सिग्मा एच से रिप्रेजेंट किया। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन था, क्योंकि यहाँ पे C4 की सिमेट्री थी, 90 डिग्री पर रोटेट करने के बाद पहले जैसा नजर आ रहा था। इस जगह से अगर हम रोटेट करते थे तो हमारे पास 2 फोल्ड सिमेट्री थी, C2 के बाद रोटेट करने के बाद पहले जैसा मॉलिक्यूल बन रहा था। इट मीन्स हमने प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन C4 को कंसीडर किया है, और हमने इसको C4 से रोटेट कराना है, तो हमने इसको कट कराना है इस डायरेक्शन से, तो इसके अंदर सिग्मा एच मौजूद है, क्योंकि ये इसके वर्टिकल मौजूद है। इसके बाद हम आगे चलते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, या जिसे हम इन्वर्जन सेंटर भी करते हैं। अच्छा, इन्वर्जन सेंटर से पहले मैं आपको एक चीज़ जहन में बिठा दूँ। इन्वर्जन सेंटर का जब आपके जहन में वर्ड आएगा तो इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं, या इसको याद करने के लिए 2 वर्ड याद कराए जाते हैं, अपसाइड डाउन। अब अपसाइड डाउन का क्या मतलब है, ये मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा कि अपसाइड डाउन का क्या मतलब है। इन्वर्जन सेंटर का वर्ड जब भी आएगा तो आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास अपसाइड डाउन का जिक्र है। इफ़ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के एक सेंटर पॉइंट को देखें और सेंटर पॉइंट से देखें कि तमाम डायरेक्शन में एक ही जैसे मॉलिक्यूल मौजूद हों, तो उस मॉलिक्यूल में इन्वर्जन मौजूद होती है। अब इसमें जो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आता है वो अपसाइड डाउन वाला आता है। वो अपसाइड डाउन जब आप ज़हन में रखेंगे तब हमारे पास क्लियर हो जाएगा अपसाइड डाउन कैसे। अब हम बात करते हैं इसकी इन्वर्जन की। अगर इस पूरे मॉलिक्यूल का बिल्कुल मिड पॉइंट ये बन रहा है, अब आप देखेंगे इसके इस साइड पे भी सेम मॉलिक्यूल है, दूसरी साइड पे भी सेम मॉलिक्यूल है, यानी मिड पॉइंट से दोनों डायरेक्शन में सेम मॉलिक्यूल मौजूद हो, तो इट मींस इसके अंदर इन्वर्जन सेंटर मौजूद है। ये बेंजीन की बात करें या ये साइक्लोहेक्सेन हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो इस तरह का, तो अगर इसका मिड पॉइंट देखें तो ये पॉइंट बनता है। अब आप देखेंगे कि इसके बिल्कुल सेम डायरेक्शन में ये मॉलिक्यूल मौजूद है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मॉलिक्यूल मौजूद है, हर तरफ एक ही तरह के मॉलिक्यूल मौजूद है हर डायरेक्शन में, तो इसके अंदर भी इन्वर्जन सेंटर मौजूद होगा, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये देखें ये मिड पॉइंट आपके पास, इसके भी इस डायरेक्शन में भी सेम डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल मौजूद है, इस डायरेक्शन में भी, इसके तमाम डायरेक्शन में हमारे पास सेम मॉलिक्यूल मौजूद होंगे, तो ये भी हमारे पास इन्वर्जन में मॉलिक्यूल आएगा। अब हम बात करते हैं, पहले मैं आपको SiH4 की बात करता हूँ। SiH4 की बात करें तो इसके तमाम डायरेक्शन में सेम मॉलिक्यूल मौजूद हैं अगर हम सेंटर से बात करें, बट ये इन्वर्जन में नहीं आता। अब वो इन्वर्जन में क्यों नहीं आता, क्योंकि वही अपसाइड डाउन वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब अपसाइड डाउन को आपने जहन में रखे हुए इसको देखना है। अगर हम इस मिड पॉइंट की बात करें, इस मिड पॉइंट के अगर आप देखेंगे अपर साइड पे हमारे पास ये हाइड्रोजन मौजूद है,
तो इन्वर्जन किसी भी मॉलिक्यूल में तब होती है जैसा हमारे पास एक डायरेक्शन में मॉलिक्यूल मौजूद हो वैसा ही उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मॉलिक्यूल मौजूद हो। अगर यहाँ पे हमारे पास एक एच मौजूद है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक एच आना चाहिए था अगर इसमें इन्वर्जन होती। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे एक मौजूद है एच तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे कहीं हमारे पास एक एच आना चाहिए था, या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ कहीं हमारे पास एच आना चाहिए था, तब इसमें इन्वर्जन होती। इसका मिड से तमाम डायरेक्शन में डिस्टेंस सेम है, बट इसके अपसाइड डाउन वाला कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर रिलाई नहीं कर रहा। अब दोबारा से आपको बता दूं कि इसका ये मिड पॉइंट है, इस हाइड्रोजन के ऑपोजिट हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो इट मीन्स इसके अंदर बिल्कुल ऑपोजिट अपने देख रहे हैं इन्वर्जन नहीं है। इसका मिड पॉइंट ये है, इस मॉलिक्यूल के तो ऑपोजिट ये मॉलिक्यूल मौजूद है, एटम मौजूद है, मगर इसके ऑपोजिट अगर आप देखेंगे तो इस जगह हमारे पास एक मॉलिक्यूल एटम सिमिलरली फ्लोरीन जैसा मॉलिक्यूल होना चाहिए था, वो यहाँ पे मौजूद नहीं, तो इसके अंदर भी इन्वर्जन नहीं आती। इसी तरह वाटर की एग्जांपल लें, वाटर के अंदर भी इन्वर्जन नहीं होती, ये सेंटर पॉइंट है, इस हाइड्रोजन के बिल्कुल ऑपोजिट इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन को होना चाहिए था अगर इसके अंदर इन्वर्जन होती, या इस हाइड्रोजन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन होना चाहिए था अगर इसमें इन्वर्जन होती। इनके ऑपोजिट हाइड्रोजन नहीं है तो हमारे पास इसके अंदर भी इन्वर्जन नहीं है। इन तीनों मॉलिक्यूल के दरमियान इन्वर्जन नहीं है। ये जो कन्फ्यूजन वाले मॉलिक्यूल थे ये मैंने वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि इससे आइडिया हो जाए कि इन्वर्जन किन मॉलिक्यूल में मौजूद होती है, किन मॉलिक्यूल में इन्वर्जन मौजूद नहीं होती। मैं एक दफ़ा इन्वर्जन को आपको दोबारा बता दूं कि इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे, अब मैं आपको अपसाइड डाउन वाला कॉन्सेप्ट भी इधर फील कराता हूँ कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट हाइड्रोजन मौजूद, ऑक्सीजन मौजूद, तो इसमें इन्वर्जन है। अगर ये मिड पॉइंट है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट सेम मॉलिक्यूल मौजूद है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट सेम मॉलिक्यूल मौजूद है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट सेम मॉलिक्यूल मौजूद है मिड पॉइंट, तो इसके अंदर इन्वर्जन है। इसके भी ऑपोजिट मौजूद है सेम मॉलिक्यूल, इसके भी ऑपोजिट, इसके भी ऑपोजिट, तो इस वजह में इन्वर्जन है। और इनके ऑपोजिट मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है, इसके ऑपोजिट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, एटम हाइड्रोजन नहीं मौजूद, तो इसके अंदर इन्वर्जन नहीं है। इसके भी ऑपोजिट एटम हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो इसके अंदर इन्वर्जन नहीं है। नो इन्वर्जन इन दीज 3 मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं रोटेशन अबाउट एन एक्सिस फॉलो बाय द रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। इसको हम रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस भी कहते हैं। इसको जब हम देखेंगे, इफ़ आर रोटेशन थ्रू 360 डिग्री बाय एन, अगर हम रोटेशन को 360 बाय एन करें अबाउट एन एक्सिस फॉलो बाय अ रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस यील्ड एन indistinguishable configuration. The axis is an unfold rotation reflection axis, also called an unfold improper rotation. अब इसको SN से रिप्रेजेंट किया था। इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? इसके अंदर वही फार्मूला यूज है 360 डिग्री बाय एन वाला। इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, एग्जाम्पल के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का मतलब ये होता है कि हम फ़र्क ना कर सकें कि हमारे पास पहले मॉलिक्यूल जैसा मौजूद था, क्या इसके अंदर कोई चेंज करने के बाद हम ये ना बता सकें कि इसके अंदर कोई चेंजिंग आई है। हम देखते वो मॉलिक्यूल को ये कह सकें कि ये पहले जैसा ही मॉलिक्यूल है, चेंज करने के बाद भी, कोई भी चेंजिंग करने के बाद। अब हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल मौजूद है CH4 का, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अगर हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट करें, ये 90 डिग्री, पहले हम ना सिर्फ और सिर्फ रोटेशन करके देख रहे थे मॉलिक्यूल CN वाले में, जब हम देख रहे थे सिर्फ रोटेशन करने के बाद मॉलिक्यूल देख रहे थे कि क्या वो पहले जैसा मॉलिक्यूल बन रहा है या नहीं बन रहा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोटेट करने के बाद इसके अंदर एक और स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा करेंगे। वो क्या किया, अगर इसको मैं 90 डिग्री पे रोटेट करूँ तो हमारे पास ये कुछ ऐसा बन जाएगा। 90 डिग्री पे रोटेट कैसे किए, इसको 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन बैक साइड पे चला जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन फ्रंट साइड पे आ जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन जब देखेंगे हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट करने का, ये वाला हाइड्रोजन इस जगह आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इस जगह आ गया। इसको मॉलिक्यूल को हमने 90 डिग्री पे इस जगह पर रोटेट कर दिया। अब 90 डिग्री पे रोटेट करने के बाद हमने इसको किसी भी डायरेक्शन में कट कराना है। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में कट कराते हैं तो आप देखेंगे इन दोनों के मिरर इमेज हमें इस जगह नज़र आएंगे। मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा, यानी मिरर में जब हम देखेंगे तो इनका इमेज इस जगह बनेगा। एक हाइड्रोजन यूँ निकला होगा, एक हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में निकला, और इन दोनों मॉलिक्यूल के जो मिरर इमेज बनेंगे, एक हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में निकला होगा, एक हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में निकला होगा, जो कि सिमिलरली हमारे पास ओरिजिनल मॉलिक्यूल जैसा है। तो हमने इसको 90 डिग्री पे रोटेट कराने के बाद जब हमने इसको कट किया तो हमारे पास सिमिलरली पहले जैसा मॉलिक्यूल हमें नज़र आया। तो इसके अंदर हमारे पास जो होगा वो रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस मौजूद होंगे। इसमें क्या एक एक्स्ट्रा स्टेप आया कि हमने रोटेट कराने के बाद
कट करा के देखना है। रोटेट कराने के बाद हमारे पास मॉलिक्यूल पहले जैसा बेशक ना नज़र आए, मगर उसको कट कराने के बाद अगर हमें पहले जैसा मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है तो इसमें रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस है। अब हमने 90 डिग्री पर रोटेट कराया था तो 360 डिवाइडेड बाई 90 हमारे पास आंसर आता है 4। तो इसके अंदर S4 की सिमेट्री मौजूद है। रिफ्लेक्ट हुआ प्लेन, अगर हम इसकी रिफ्लेक्शन देखें, इसकी रिफ्लेक्शन कैसे होगी जो मैंने भी आपको बताई है, तो सिमिलरली हमारे पास इसके रिफ्लेक्शन जो है वो पहले जैसे मॉलिक्यूल की होगी, तो इसके अंदर S4 की सिमेट्री मौजूद होगी। तो इसके लिए सिमेट्री ऑपरेशन जो होगा रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस का वो S4 होगा। अब क्या इसके अंदर इन्वर्जन मौजूद है? इस सवाल का जवाब हम यहाँ से देख सकते हैं। क्या इस हाइड्रोजन के मिड पॉइंट है, इस हाइड्रोजन के ऑपोजिट हाइड्रोजन मौजूद है? नहीं मौजूद। तो इट मीन्स इसके अंदर हमारे पास इन्वर्जन जो है या सेंटर पॉइंट जो है वो उसका कॉन्सेप्ट हम इन्वर्जन इसमें नहीं एग्जिस्ट करती इस किसी भी मॉलिक्यूल में CH4 के। देखेंगे किसी भी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास नहीं हाइड्रोजन मौजूद, तो इट मीन्स इसके अंदर इन्वर्जन नहीं मौजूद। अब उसके बाद हम करते हैं पॉइंट ग्रुप की बात। पॉइंट ग्रुप जो हमने देखे हैं पॉइंट्स, उन सबको हम पॉइंट ग्रुप कहते हैं। द नंबर एंड द नेचर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूल आर कन्वेंटली डोनेटेड बाय पॉइंट ग्रुप। इनको पॉइंट ग्रुप के डोनेट करते हैं अगर किसी मॉलिक्यूल में इन्वर्जन भी है, आइडेंटिटी भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, ठीक है, ये तमाम रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस भी है। तो इन तमाम को जब हम मिला के देख रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ग्रुप। C1 पॉइंट ग्रुप भी होता है किसी मॉलिक्यूल में, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल में डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। और आप आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी हर मॉलिक्यूल में मौजूद होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इन्फिनिटी की। किसी किसी के साथ साइन जो है वो इन्फिनिटी का भी आ जाता है हमारे पास, कि इन्फिनिटी भी इसके अंदर मौजूद है, C इन्फिनिटी भी। अब इन्फिनिटी को अगर हम देखेंगे, इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट पोजेस्ड बाय लीनियर मॉलिक्यूल। ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होती है इन्फिनिटी जो है आपके पास। इट मस्ट आल्सो पोजेस एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्मा वी प्लेन। इसके अंदर सिग्मा वी के भी प्लेन भी बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। हम किसी भी डायरेक्शन में कट करें उसको हमारे पास वो पहले जैसा मॉलिक्यूल ही नज़र आ रहा होता है। बट नो सिग्मा एच प्लेन, इसके अंदर सिग्मा एच प्लेन नहीं होता, हम उसी डायरेक्शन में कट करते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ये मौजूद है मॉलिक्यूल, एक लीनियर मॉलिक्यूल है। इसको हम अगर हम सिर्फ 0.1 का एंगल से भी रोटेट करते हैं, C की बात करूँ अभी, ठीक है, C को हम देख रहे हैं, CN को हम देख रहे हैं, अगर 0.1 से भी सिर्फ इसको रोटेट करते हैं, बहुत माइनर सा एंगल से रोटेट करते हैं, तब भी ये पहले जैसा मॉलिक्यूल नज़र आएगा इस डायरेक्शन में पकड़ के। इसको हम अगर बहुत ही माइनर 0.00001 से भी अगर हम इसको रोटेट करें तब भी ये पहले जैसा ही मौजूद होगा। तो इट मीन्स इसकी वैल्यूज़ जो है वो इनफाइनाइट हो सकती हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिसको ही हम वैल्यू बता नहीं सकते। बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू हो सकती है या बहुत कम भी हो सकती है। इनफाइनाइट हमारे पास वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है, इधर बहुत कम से भी हम कंसीडर कर सकते हैं। और इसको किसी भी डायरेक्शन में आप कट करें, इस डायरेक्शन में कट करेंगे, थोड़ा सा और इसको रोटेट करने के बाद उस डायरेक्शन में कट करें, किसी भी डायरेक्शन में कट करने के बाद ये हमारे पास पहले जैसा मॉलिक्यूल नज़र आएगा। तो इसके अंदर सिग्मा भी है जो वो भी इसके भी इन्फिनिटी के होने के चांसेस हैं। इसी तरह के जितने भी लीनियर मॉलिक्यूल होंगे उनके अंदर C जो होगा वो इन्फिनिटी की फॉर्म में मौजूद होगा। D इन्फिनिटी से क्या मुराद है हमारे पास? हम ये देख लेते हैं कि अगर हम इसको कट करें, सिग्मा H जो है सिमेट्री डायटोमिक मॉलिक्यूल डायटोमिक में होती है, लीनियर पॉलीएटॉमिक दैट कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद हो, पोजेस सिग्मा H प्लेन इन सिग्मा C इन्फिनिटी एक्सिस एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्मा वी, जिसके अंदर ये हमारे पास सिग्मा C जो है वो इन्फिनिटी मौजूद होगी, उसके अंदर D भी जो होगी वो इन्फिनिटी होगी, और D जो है जिसके अंदर दोनों प्लेन एक्सिस्ट करते हो, इसमें ये भी प्लेन एक्सिस्ट कर रहा है सिग्मा, ये भी प्लेन एक्सिस्ट कर रहा है, तो इसको हम D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम इसको D इन्फिनिटी कंसिडर कर देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड सिमेट्री एलिमेंट्स। थैंक यू सो मच।